Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video, I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, the annual World Braille Day is observed on which date? And correct answer is 4th of January. Next question was, how much percent energy of India comes from fossil fuels? And correct answer is 60%. So without wasting any time, let's see what is in the news. So this news is talking about where Asian elephant has lost most of its optimal habitat in Nilgiri Reserve. देखिए हुआ क्या है, अगर हम नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करें तो ये कंटिन्यूसली न्यूज़ में दिखाई ही देता है हमें किसी न किसी वजह से। क्यों? क्योंकि एक बहुत अच्छा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और बहुत सारा फ्लोरा फौना यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। देखिए रिसेंटली ही एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जो हमारे एंडेंजर्ड एशियन एलिफेंट्स हैं उनके ऊपर, और यहाँ पर बताया गया है कि दे हैव लॉस्ट मोस्ट ऑफ इट्स ऑप्टिमल हैबिटेट। लाइक जो फ्लैट टेरेन होता है, जो इजीली नेगोशिएबल होता है, उसकी बात अगर हम करें तो ये यहाँ पर इन्होंने लूज कर दिया है। देखिए अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं तो हम सभी को पता है वेस्टर्न घाट्स एक स्कार्पमेंट है, ठीक है, उबड़ खाबड़ भूमि जैसा हमें दिखाई देता है, जिसका एक एरिया हाइटेड है और दूसरा अगर हम बात करें तो विच इज़ दी लोअर पार्ट। यहाँ पर रिपोर्ट क्या बता रही है, जब वेस्टर्न घाट्स को बात किया जाता है यहाँ पर तो ये बिल्कुल देखिए नॉर्थ टू साउथ वेस्टर्न कोस्ट लाइन इंडिया के पैरेलल आपको ये चलती हुई दिखाई देती है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही आप साउथ की तरफ यहाँ पर मूव करने लगते हैं नॉर्थ टू साउथ, यहाँ पर एक डिसरप्शन क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ द लो लाइंग पालघाट गैप, ठीक है। और यही गैप सेपरेट कर देता है नदन और सदन जो हमारी पॉपुलेशन है। देखिए यहाँ पे भी पॉपुलेशन है एलिफेंट्स की और यहाँ पर भी है, तो ये पालघाट गैप क्या करता है, ये एक गैप क्रिएट कर देता है। अब हुआ क्या, बहुत सेंचुरी से ये जो यहाँ पे गैप हुआ एक लो लाइंग एरिया यहाँ पर बन गया और इसको एक एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया, जो कि 3 किलोमीटर जितना सकरा भी दिखाई देता है हमें और लगभग 40 किलोमीटर वाइड भी दिखाई देता है। रिजल्ट क्या हुआ, देखिए ये जो पालघाट गैप है जिसने यहाँ पर ब्रेक किया है इस पूरे रीजन को, वो क्या कर रहा है, ये रिलेटिवली ये जो फ्लैट एरिया है यहाँ से एलिफेंट्स को यहाँ आने से रोक रहा है, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पर सेंटर में हमारे लिए देखने के लिए मिल गए, क्रॉप कल्टीवेशन हो गया, जिसकी वजह से ये जो मूवमेंट है, जो इजी नेगोशिएबल मूवमेंट है फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ, ये पूरी तरीके से हिंडर्ड हो गया है, ठीक है। रिजल्ट क्या हुआ, अब मजबूरी में ये जो हाथी हैं, ये जो एशियन एलिफेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसी हेली एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड हो गए हैं, ये आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर क्लियरली इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो देखिए एक जो कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट हैं उनका बोलना ये है, उन्होंने अपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए और ये बताया है कि ये जो सब ऑप्टिमल हैबिटेट है, ठीक है, यहाँ पर मतलब इस हिली रीजन में यहाँ पर इनके जो सर्वाइवल चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाते हैं, ठीक है। क्यों लो हो जाते हैं, देखिए पहले तो मूवमेंट यहाँ पर ब्रेक हो गया, साथ ही ये जो जीन का फ्लो है जो रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो भी ब्लॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह जाने में इनको यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अल्टीमेटली होगा क्या, दिस विल लीड टू द इंक्रीज ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। चलिए अब हम अगर बात करें तो देखिए जब हम एलिफेंट्स की बात करते हैं तो ये फ्रीली मूव करते हैं। अगर 1000 ऑफ ईयर्स को देखा जाए तो ये साउथ ईस्ट एशिया पूरे रीजन में फ्रीली घूमते रहे, लेकिन जैसे जैसे आपके डेवलपमेंट होने लगा, जैसे जैसे ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल गए, रिजल्ट क्या हुआ कि इनकी जनसंख्या लिमिटेड होकर रह गई, ठीक है। तो ये तो था इस आर्टिकल के बारे में। सिंस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व मल्टीपल टाइम्स, तो आई एम गोना स्किप दैट पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं एलिफेंट्स के बारे में। देखिए आप एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ याद रखेंगे कि 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे यहाँ पर मनाया जाता है। सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ एलिफेंट्स जो हमें देखने मिलते हैं। एक तो हो जाते हैं एशियन एलिफेंट्स और दूसरे हो जाते हैं अफ्रीकन एलिफेंट्स। क्योंकि हमारा आर्टिकल एशियन एलिफेंट्स के बारे में बात कर रहा है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैम, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये इंडिया, सुमात्रा और श्रीलंका में हमें बेसिकली देखने के लिए मिलती हैं इनकी स्पीशीज़। और अगर बात करें इंडियन सब स्पीसीज़ की तो इट इज़ द वाइडेस्ट रेंज, ठीक है। ग्लोबल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें एशियन एलिफेंट की तो वो हमें 20 से
40,000 के आसपास देखने को ही मिलती है। वहीं IUCN की बात करें तो दे आर कैटेगराइज्ड अंडर एंडेंजर्ड कैटेगरी। सेम गोज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो शेड्यूल 1 में हमें ये देखने के लिए मिल जाते हैं। और साइट्स की बात करें तो अपेंडिक्स 1 का ये पार्ट है। दिस यू शुड कीप इन योर माइंड। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। Also, if you want to give wings to your preparation, do visit Rao's Academy for competitive exams, MP Nagar Zone 2, भोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जो बात कर रहा है इंडिया और फ्रांस के बीच में। देखिए स्ट्रेटेजिक डायलॉग यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं। जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं मिस्टर एस जयशंकर, और दूसरी तरफ आपको देखने मिलेंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र फ्रांस के, जिनका नाम है इमैनुअल बोने। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों की मीटिंग हुई है। 36th राउंड है इंडो फ्रांस स्ट्रेटेजिक डायलॉग पार्टनरशिप का। और यहाँ पर बात क्या की गई है, देखिए दोनों साइड्स ने डिसाइड किया है कि बहुत सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, अगर हम एशियन रीजन की बात करें, लाइक यूक्रेन का इशू चल रहा है, रीजनल सिक्योरिटी का इशू चल रहा है अफगानिस्तान को लेकर, काउंटर टेररिज्म की बात कर लें, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें, वहीं इंडो पैसिफिक की बात करें, तो ये सारी मुद्दे इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। वही यहाँ पर बात करी है कि फ्रांस की जब हम बात करते हैं तो देखिए फ्रांस हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलॉन्ग विद दैट हमारी डिफेंस के लिए फ्रांस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट आपस में एक्सचेंज करते हैं। तो क्या आर्टिकल में इतना ही नहीं, 36th राउंड यहाँ पे डायलॉग हुआ है, तो हमें इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस जानना ज़रूरी है। देखिए अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो फ्रांस पहली कंट्री बना था जिसने इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया था आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर इन जनवरी 1998। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो फ्रांस उन कंट्रीज़ में से हमेशा रहा है जिन्होंने इंडिया के डिसीजन को सपोर्ट किया था 1998 के टाइम, जब इंडिया ने डिसाइड किया था कि वो क्या करेगा, न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करेगा। अलॉन्ग विद दैट जब भी कश्मीर का मुद्दा हमें देखने के लिए मिलता है, या टेररिज्म या काउंटर टेररिज्म की यहाँ पर बात आती है, तो फ्रांस ऑलवेज स्टूड विद इंडिया। अलॉन्ग विद दैट डिफेंस कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज शक्ति, आप याद रखेंगे ये नाम क्योंकि एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं। जैसे एक बार पूछ लिया गया था यूपीएससी में, एक्सरसाइज हैंड इन हैंड किस कंट्री के साथ होता है, तो करेक्ट आंसर वाज बेसिकली चाइना। वापस आ जाते हैं, अगर हम डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो देखिए एक्सरसाइज शक्ति हमें देखने मिलती है जो आर्मी के साथ होती है, एक्सरसाइज वरुणा हमें देखने के लिए मिलती है जो नेवी के साथ होती है। वहीं हम बात करें एक्सरसाइज गरुड़ा की तो वो होती है एयरफोर्स के साथ। ठीक है, फ्रांस और इंडिया बहुत सारी टेक्नोलॉजी में भी इन्वॉल्व हैं, जिसका आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद होगा कि रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने फ्रेंच राफेल मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भी इंट्रोड्यूस करा था। अलॉन्ग विद दैट इंडिया एंटर हुआ था विद इन कॉन्ट्रैक्ट विद फ्रांस टू फर्म टू बिल्ड 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स इन इंडिया। ठीक है, और वो 6 सबमरीन्स के नाम क्या हैं, कालवेरी, खांडेरी, वेरा, वगीर, वागशीर और करंज। ठीक है, सो ये सारे नाम हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट 75 का भी पार्ट थे। सो एवरीथिंग यू शुड कीप इन योर माइंड। आगे देख लेते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। तो ये दो बहुत छोटी सी न्यूज़ है लेकिन दोनों का संबंध स्पोर्ट्स से है। देखिए प्रनेश रिल्टन कप के विनर बन गए हैं। पहला सवाल, रिल्टन कप का संबंध किससे है? देखिए ये चेस से संबंधित है और प्रनेश बन गए हैं इंडिया के 79th ग्रैंड मास्टर। इनके पहले जो हमारे कौस्तुभ चटर्जी थे वो 78th ग्रैंड मास्टर बने थे, लेकिन उनको भी पीछे छोड़ते हुए 16 साल के प्रनेश बन गए हैं रिल्टन कप के विजेता और इंडिया के 79th ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो देखिए अभी इंडिया में आपको देखने मिलने वाला है हॉकी वर्ल्ड कप 2023 और उसी का रिजल्ट है कि इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो इनॉग्रेट किया गया है वो इनॉग्रेट कर दिया गया है राउरकेला में। राउरकेला में भी सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इसको इनॉग्रेट किया गया है और इसका ऑफिशियल नेम रखा गया है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स। तो आप ये याद रखेंगे जो अभी हॉकी वर्ल्ड कप 2023 होने वाला है वो कहाँ पर होने वाला है,
तो देखिए वो इंडिया में होने वाला है और इसके लिए जो स्टेडियम इनॉग्रेट किया गया है विच इज़ द बिगेस्ट वन, लोकेटेड है सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और इसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स। चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ टॉकिंग अबाउट टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया एंड अपलिंकिंग हब। देखिए बहुत अच्छा आर्टिकल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अच्छा हो जाएगा। इंडियन टेलीविज़न जो इंडस्ट्री है, टेलीकॉम इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो उसके लिहाज से ये पूरा आर्टिकल बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पर बताया क्या जा रहा है कि रिसेंटली इंडियन टेलीविज़न इंडस्ट्री में दो बहुत अच्छे चेंजेस हुए हैं। वो चेंजेस क्या हैं? द केबल टेलीविज़न नेटवर्क रूल 1994, जिसको अमेंड किया गया था और इंक्लूड किया गया स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस and complaint of viewers relating to content broadcast by television channels in accordance with the provision of the Cable Television Network Regulation Act 1995। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हमें यहाँ पर देखने मिले थे। यहाँ क्या बात की जा रही है कि 1995 के बाद अगर हम देखें तो 2022 का वो टाइम आया था जब यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था पॉलिसी गाइडलाइन फॉर अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग ऑफ टेलीविजन चैनल्स फ्रॉम इंडिया। देखिए अपलिंकिंग क्या होता है? अपलिंकिंग रेफर किया जाता है जब ग्राउंड स्टेशन को सैटेलाइट से लिंक किया जाता है। ठीक है, सो ये ग्राउंड स्टेशन को जब सैटेलाइट से लिंक किया जाएगा सो इट इज़ नोन एज अपलिंकिंग। वही डाउन लिंकिंग इसका ऑपोजिट होता है, विच मीन्स जब आपके सैटेलाइट स्टेशन को एक या एक से ज़्यादा ग्राउंड स्टेशंस के साथ क्या किया जाता है? लिंक किया जाता है। सो इट इज़ नोन एज डाउन लिंकिंग ऑफ द सैटेलाइट। फर्स्ट थिंग आई गेस ये आपको क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें तो इंडिया की अगर हम पॉलिसीज़ को देखें तो देखिए हुआ क्या था जब 1959 में ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज आई तो इंडिया इसके लिए प्रिपेयर ही नहीं था। ठीक है, 1990s की अगर हम बात करें तो अचानक से केबल टेलीविज़न इंडिया में अराइव हो गया अनअनाउंस वे में। रिजल्ट क्या हुआ? गवर्नमेंट प्रिपेयर नहीं थी। हमारे पास ट्रांसमिशन और ब्रॉडकास्टिंग के लिए हमें किस पर डिपेंड होना पड़ रहा था? फॉरेन सैटेलाइट्स पर। रिजल्ट क्या हुआ देखिए उसका। ठीक है, यहाँ पर देखा गया कि ये जो फॉरेन टेलीविज़न नेटवर्क है ये हमारे कल्चर में कहीं ना कहीं इन्वेड कर रहे हैं थ्रू देयर प्रोग्राम्स। इसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है? इंडिया रिलीज करेगा टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995। ठीक है, बट 2000 का टाइम है जब पहली बार यहाँ पर टेलीपोर्ट के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक है, और अर्थ स्टेशन फैसिलिटीज दी गई। रिजल्ट क्या हुआ? तो सैटेलाइट इन्वेजन की शुरुआत हो गई इंडिया में हमें अर्ली 90s में देखने के लिए। इसका एक रिजल्ट हमें देखने मिलेगा कि जो इंडिया के बहुत सारी कंपनीज थी उन्होंने फॉरेनर एनआरआई से हाथ मिलाना शुरू कर दिया और यहीं पर हांगकांग के साथ मिलकर कंट्री का पहला प्राइवेट टेलीविज़न चैनल विच इज़ जी टीवी उसको यहाँ पर लॉन्च किया गया। ठीक है, अब देखिए हम अक्टूबर 1992 के आसपास ये सिचुएशन हुआ जब पहला प्राइवेट टेलीविज़न चैनल हांगकांग की सहायता से, ठीक है, हांगकांग की सहायता से यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया इनके स्टेशनरी की मदद लेकर। अब हुआ क्या? अब देखिए हुआ क्या, एशिया सेट सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर जो है उसको लीज पर लिया गया लगभग 5 साल के लिए और बहुत सारे टीवी चैनल्स इससे जुड़ना चालू हो गए। रिजल्ट क्या होता था? अब ये सारे चैनल्स को पहले अपनी टेप किसको भेजनी पड़ती थी? हांगकांग, सिंगापुर, मॉस्को को अपलिंकिंग के लिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो देखिए आपके पास कोई चीज़ ब्रॉडकास्ट हो उसके पहले उसको बिल्कुल भेजना दूसरी जगह वो जाएगी तब लॉन्च होगी तब आपको दिखाई देगी। इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ब्रॉडकास्टिंग की तो रशियन सैटेलाइट का यूज़ करना काफ़ी चीपर यहाँ पर साबित हुआ कंपैरेटिव टू हांगकांग एंड सिंगापुर। सो रिजल्ट क्या हुआ कि भाई ये डिसाइड किया गया कि ये जो इंडियन ब्रॉडकास्टर हैं इनको अलाउ करना पड़ेगा कि ये जो अपलिंकिंग की सर्विसेज हैं इसे विदेश से ना लेकर ये अपने देश में ही आसानी से कर पाए। उसी का रिजल्ट था विदेश संचार निगम लिमिटेड, दैट वाज VSNL को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। और रिजल्ट क्या हुआ कि अब ये जो टेप हांगकांग तक भेजी जाती थी, सिंगापुर, मॉस्को भेजी जाती थी, अब यहाँ भेजने की जगह भाई इन्हें VSNL के ऑफिस न्यू दिल्ली में सिर्फ भेजा जाने लगा। सो जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है उन्होंने एक गाइडलाइन इशू कर दी फॉर अपलिंकिंग इन 2000 और प्राइवेट ब्रॉडकास्टर को परमिशन दे दिया
कि वो आए और अपने खुद के अर्थ स्टेशन यहाँ पर लगा सकते हैं फॉर अपलिंकिंग। और उसी का रिजल्ट था कि जो पहला लाइसेंस दिया गया था वो दिया गया था टीवी टुडे नेटवर्क को इन नवंबर 2000, और पहला 24/7 चलने वाला हिंदी न्यूज़ चैनल हमारे सामने आया था आज तक। सो आज तक बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइवेट टेलीविजन चैनल टू अपलिंक सिग्नल्स फ्रॉम इट्स ओन अर्थ स्टेशन। 2001 में ये हुआ और उसके बाद पूरी सिचुएशन हेड टू टो बदल गई। आज के सिनेरियो की अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंट्री इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई अब आप अपने स्टेशन से क्या करिए, अपनी सैटेलाइट से हमारे स्टेशंस को अपलिंक कर दीजिए। ठीक है, सो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक टाइम जब हम फॉरेन कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट थे, आज वो सिचुएशन आ गई है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बाकी कंट्रीज़ हमारे साइड देख रही है, बिकॉज इंडिया इज़ रिलायबल एज वेल एज इंडिया की टेक्नोलॉजी कंपैरेटिव टू अदर फॉरेनर टेक्नोलॉजी सैटेलाइट्स को यूज़ करना काफ़ी रिलायबल होता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जाते हैं। देखिए अगेन ग्रीन हाइड्रोजन इज इन न्यूज़। हालांकि हम इसको कल बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो इस आर्टिकल को शॉर्टली हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए स्टोरी क्या है कि यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली 19,744 करोड़ रुपए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोग्राम के लिए अप्रूव कर दिए हैं। क्यों करे हैं? ताकि इंडिया एक ग्लोबल हब बन के आ सके ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करने के लिए। सो पॉइंट कम्स कि आखिर ग्रीन हाइड्रोजन है क्या। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन में क्या होता है, स्प्लिट कर दिया जाता है वाटर को और ऑक्सीजन को। अब देखिए यहाँ पर बात क्या की जा रही है, जब हम हाइड्रोजन की यहाँ पर बात करते हैं या ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो स्टील, रिफाइनरीज, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ इनका एप्लीकेशन किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें आज की डेट में, जिसे हम ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? मैंने आपको कल एक बहुत अच्छी चीज़ समझाई थी, जो सोर्स है एनर्जी प्रोडक्शन का वो रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, उस पर डिपेंड करेगा कि जो आपने हाइड्रोजन बनाया है वो क्या कहलाएगा। सो वहीं जब कोल का यूज़ किया जाता है तो देखिए कार्बन एमिशन होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन। वहीं अगर हम ग्रे हाइड्रोजन की बात करें तो वो नेचुरल गैसेस से बनाया जाता है। और वहीं अगर हम ब्लू हाइड्रोजन की यहाँ पर बात करें तो उसको फॉसिल फ्यूल से उसका सोर्स यहाँ पर लिया जाता है। अगर हम कंपेयर करें तो देखिए सबका कार्बन फुटप्रिंटिंग एक के कंपैरिजन में अगले से कम ही देखने को मिलता है। वहीं अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, सो सिंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के द्वारा क्या किया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यहाँ पर अलग किया जाता है, और जो सोर्स क्या होता है, विंड एनर्जी हो सकती है, सोलर एनर्जी होती है, और जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो क्या कहलाता है, ग्रीन हाइड्रोजन। देखिए लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर हम बात करें ग्रीन हाइड्रोजन पूरी ग्लोबली अगर हम देखें इसका प्रोडक्शन तो सिर्फ वो 1% तक है। अब आप बोलेंगे कि भाई इसका कार्बन फुटप्रिंटिंग इतना कम है और ये बेनिफिट भी इतना है, तो ऐसा क्या है कि इसका प्रोडक्शन इतना कम है? इसका रीज़न है कि इट इज़ एक्सपेंसिव। अगर हम इसे ब्लैक हाइड्रोजन से कंपेयर करें तो जिसका कॉस्ट लगभग 0.9 से लेके 1.5 तक पड़ता है पर केजी के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं, वहीं ग्रे हाइड्रोजन हमें $1.7 से लेके $2.3 तक का पड़ता है, तो ग्रीन हाइड्रोजन हमें $3.5 से लेके $5.5 पर केजी के हिसाब से इसका खर्चा आता है। इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आखिर है क्या। देखिए इंडिया ने डिसाइड किया है कि इंडिया क्या करेगा, ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनेगा और वो इसका एक नेट एक्सपोर्टर बनकर यहाँ पर आएगा और फॉसिल फ्यूल पे जो हमारी डिपेंडेंसी है उसे पूरी तरीके से ख़त्म करेगा। साथ ही ये मिशन इस टारगेट को भी लेके चल रहा है कि इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी को एटलीस्ट 5 MMT विच इज़ मिलियन मेट्रिक टन पर एनम के हिसाब से अचीव करेगा। रिजल्ट क्या होगा, देखिए इससे हमें डिकार्बनाइजेशन देखने मिलेगा, कार्बन फुटप्रिंटिंग कम होगी, हमारी मोबिलिटी इंक्रीज होगी, एनर्जी सेक्टर में जो हमारी फ्यूल्स के ऊपर या फॉसिल्स फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी है वो भी कम देखने को मिलेगी। रिजल्ट 2030 तक क्या होगा, सेंटर ने
ऐसा सोच के रखा है कि इस ग्रीन हाइड्रोजन की वजह से हम लगभग बहुत सारी लाखों जॉब भी यहाँ पर जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? देखिए प्रॉब्लम है खर्चा। ठीक है, इंडिया के पास, हालांकि इंडिया ने अनाउंस कर दिया है, लेकिन अभी हमारे पास प्रॉपर इंडस्ट्रियल हाउसेज नहीं है जो ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को कर सकें। उसके लिए जो स्किल चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा अप स्किलिंग की हमारे लिए ज़रूरत है। अदर देन दैट देखिए ये बहुत एक्सप्लोजिव हो जाती है लिक्विड फॉर्म में अगर ये एयर के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाए। सिंस हमें पता है भोपाल गैस त्रासदी जैसे बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट भी हमारे यहाँ हो चुके हैं, तो इन सबको भी हमें ध्यान में रखना है। अलॉन्ग विद दैट जिस इलेक्ट्रोलाइज़र में इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है दे आर वेरी कॉस्टली। तो अभी इंडिया के पास सस्ती ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके थ्रू यहाँ पर काम किया जा सके। आर्टिकल का क्रक्स यही बात कर रहा है कि अगर हमें ग्लोबल लीडर बनना है हाइड्रोजन के लिए तो हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना ज़रूरी है रादर देन स्टिकिंग विद अ टारगेट। सो दिस इज इट। आगे बढ़ते हैं करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स की तरफ और आज की पहली न्यूज़ है द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। The Municipal Corporation of Tirupati is said to have the country's largest liquid wastewater treatment plant to use Phytroid technology. Next, the Cabinet Committee on Economic Affairs approved the proposal of the Central Sector Scheme, which is Broadcasting Infrastructure and Network Development Scheme. Next, a bird survey conducted at the Silent Valley National Park, Kerala, identified 141 species, out of which 17 are new. Every year, World Day of Orphan is observed on January 6 across the world, which highlighting the plight and challenges faced by the orphan who have lost their parents as a result of war and conflicts. So, it's a quiz time and first question is the World Day for War Orphan is observed on which date? And next question is India's largest liquid waste treatment plant is located at which place? So you all know the drill. Correct answer आपको मुझे comment section में बताना है and stay tuned with us to know the correct answer. So आज के लिए बस इतना ही. Join our batches for UPSC, MPPSC Civil Services examinations. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any update. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.